अले बिल्लू उठदा कितना थोएगा, थोड़ा और सो लेने दो ना दोस्त। अले तल सुबह घूमने चलते हैं, मज़ा आएगा। थोड़ा और स्लीपिंग कर लो, उसके बाद आई एम चलिंग। ई छछुरा का नींद और अंग्रेजी दोनों पोपट लाल के छाती जैसी हो गई हैं, जो कभी नहीं पूरी होती। अले बिल्लू उठदा कितना थोएगा। गिल्लू और बिल्लू दोनों गांव घूमने निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर अले ये तो वही पिल्ला है ना जिसको तुमने उस दिन बचाया था। तभी बिल्लू उसको खाने के लिए दे देता है और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और डाकिया अंकल इतनी मॉर्निंग में कहाँ गोइंग? अरे बेटा, मुखिया जी के बेटे की चिट्ठी आई है, वही देने जा रहा हूँ। अरे वाह, सुरेश की चिट्ठी आई है। जाइए, मुखिया जी 2 दिन से वेटिंग करेंगे। डाकिया काका मुखिया जी के घर जाते हैं और मुखिया जी को चिट्ठी दे देते हैं। डाकिया बहुत ही ईमानदार और दयालु था। वह सभी लोगों की चिट्ठियां समय पर उनके घर पहुंचाया करते थे। हम लोगों को भी कोई चिट्ठियां पहुंचाता तो कितना मजा आता ना, पर हमारा तो एनीबॉडी नथिंग। अले पागल, तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि हमारा तो ही नहीं है? ये दांव है ना हमारा, ये हम लोगों की दुनिया है। चल अब मुट्ठी तर ले। बिल्लू और गिल्लू का कोई नहीं था। वे दोनों बचपन से ही इसी गांव में रहते और लोगों की मदद करते थे। डाकिया काका सुबह सभी को चिट्ठी देने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे पूनम बिटिया, कैसी हो? सब्जियां तो अच्छे से बिक रही है ना? हाँ काका, सब अच्छे से चल रहा है। डाकिया काका को देखकर मीरा दीदी डाकिया काका के पास आती है। लाओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति शहर में काम करते हैं, अगर तुम ना होते तो कैसे उनके पत्र मुझे मिल पाते। अरे दीदी, यही तो मेरा काम है। जो अपने परिवार से दूर हो उनको पत्र के जरिए मिलाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अले बिल्लू यार, गांव में कुछ दिनों से हलचल नहीं हो रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है। तभी मुखिया जी अचानक दौड़ते दौड़ते बिल्लू और गिल्लू के पास आए। अरे बिल्लू और गिल्लू, जल्दी चलो, हरिया को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी चलो। बिल्लू तुरंत अपनी जादुई शक्तियों से दोनों को लेकर उड़ जाता है। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो हरिया को बचाना भारी पड़ जाए, संभाल लेना भगवान। अले मुखिया जी, डरिए मत, बस आंख बंद करके उड़ने का मजा लीजिए।
धन्यवाद भगवान, धन्यवाद जिंदा यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बिल्लू जल्दी से हरिया के पास जाता है। हरिया बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। बिल्लू उसको अपने जादू से ठीक कर देता है। हरिया तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। तभी डाकिया काका भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ओ हरिया, देखो तुम्हारे लिए कश्मीर बॉर्डर से चिट्ठी आई है बिटिया रानी की। अरे वाह, अरे वाह, नीलू दीदी की चिट्ठी आई है। डाकिया काका आपको भेरी भेरी धन्यवाद देंगे। डाकिया काका चिट्ठी देकर वहां से चले जाते हैं। हरिया बिटिया की चिट्ठी पाकर बहुत खुश था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। हरिया की बिटिया नीलू फौज में है। बिटिया की चिट्ठी देखकर हरिया की तो सारी बीमारी ही दूर हो गई। खुशी तो होगी ना मुखिया जी, बिटिया रानी अगले महीने आने वाली है। डाकिया काका सुबह होते ही अपनी साइकिल लेकर गांव में सभी लोगों के घर चिट्ठियां देने निकल पड़ते हैं। डाकिया भैया, आप कैसे हो? सब ठीक है बहन, आप कैसे हो? आपने मेरे बेटे का पत्र समय से पहुंचाया था, जिससे बड़ी मदद मिली हमें। मेरी बहू को अभी बेटी हुई है, उन्हें मेरी जरूरत थी। अगर जल्दी से पत्र नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। इतना कहकर डाकिया काका वहां से आगे चल देते हैं। डाकिया काका पूरे दिन सभी गांव वालों की चिट्ठियां देने के बाद शाम को घर वापस आ जाते हैं। उसी गांव में एक रहीम नाम का आदमी रहता था। रहीम कभी भी किसी को कोई पत्र नहीं भेजता था। एक दिन रहीम बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। वह बहुत दुखी होकर पेड़ की छांव में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर डाकिया काका पहुँचते हैं। क्या हुआ रहीम, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं डाकिया काका, माँ बहुत बीमार है और शहर में एडमिट है। फसल कटने वाली है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, वरना इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मैं अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ, पर कैसे लिखूं? मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। अरे तो तुम परेशान क्यों हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको, अभी मैं पत्र देकर वापस आता हूँ और तुम्हारा पत्र लिखवाने में मदद करता हूँ। इतना बोलकर डाकिया काका वहाँ से चले गए, क्योंकि गांव वालों को जरूरी पत्र देना था। रहीम वहीं पर बैठकर इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद काका वापस आते हैं। अरे काका, आप आ गए? हाँ, आज का काम हो गया मेरा। चलो अब तुम्हारी माँ के लिए पत्र लिखते हैं। रहीम ने पत्र के साथ अपनी माँ को कुछ पैसे भी भेजे। रहीम, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पत्र तैयार है और मैंने इसमें पैसे भी रख दिए हैं। 2-3 दिन में यह तुम्हारी माँ तक पहुँच जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें यह चिट्ठी जल्द से जल्द मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका,
आपने मेरा पत्र नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आप मेरा पत्र नहीं लिखते तो मैं क्या करता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दोनों अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। अले रहीम, बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वह शहर के अस्पताल में एडमिट है। डाकिया काका ने चिट्ठी लिखकर भेजी है। भगवान करे सब ठीक हो। अरे रहीम, तुम टेंशन ना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी डाकिया काका ने चिट्ठी लिख दिया है ना, वह बहुत ईमानदार है। वह चिट्ठी समय पर पहुंच जाएगा। यू आर घर जाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। रहीम अपने घर की तरफ चल देता है। चलो ना गिल्लू, अपने पुराने दोस्त से मिलने चलते हैं। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। हाँ बिल्लू, सही कह रहे हो, मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। गिल्लू और बिल्लू का बचपन का एक दोस्त था। वह अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। बिल्लू और गिल्लू उससे मिलने शहर की तरफ चल पड़ते हैं। पत्र को भेजे हुए अब तक 1 सप्ताह हो गया था। एक दिन अचानक से रहीम डाकिया काका के पास आता है। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। क्या हुआ रहीम, इतने गुस्से में क्यों हो? काका, मुझे पता चला है कि मेरी माँ को पत्र अभी तक नहीं पहुँचा है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैंने आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे। आपने मुझ अनपढ़ गरीब के साथ ठीक नहीं किया। यह सुनकर डाकिया काका दंग रह गए। अरे रहीम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको कोई गलत फहमी हुई है। रहीम डाकिया काका के आगे की बात बिना सुने ही वहाँ से चल देता है। अगले दिन मुखिया जी सुबह सुबह डाकिया के घर पहुँच जाते हैं। अरे तुमने क्या किया भाई? हमारा इतने सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया, वो भी थोड़े पैसों के लिए। क्या सरपंच जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपने तरफ से पत्र आगे पहुंचा दिया और कहा भी था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है। अरे तो रहीम की माँ का पत्र और पैसे कहाँ गए भैया? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो किसने किया? पत्र कहाँ चले गए? मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूँ कि आखिर क्या समस्या आई है। हमें कुछ नहीं सुनना है, बस तुम्हारी एक गलती माफ़ी के लायक नहीं है। तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता है। तुम्हें अब इस गांव में काम करने नहीं देंगे। हमें अब दूसरा डाकिया चाहिए। डाकिया मुखिया जी की बात सुनकर एकदम दंग रह जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। मुखिया जी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। आप तो जानते हैं ना प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। न जाने मैं कैसे साबित करूँगा कि यह सब मैंने नहीं किया है। डाकिया काका सब्जी लेने के लिए पूनम के पास जाते हैं। पूनम बेटी, थोड़ी सब्जी दे दो। नहीं काका, मैं आपको सब्जी नहीं दे सकती। मुखिया जी ने सब्जी देने से मना किया है। अरे बेटी, मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से ही सब्जी लेता आया हूँ।
पर आज तुम ऐसा बोल रही हो। माफ कीजिए काका, पर हमें भी नहीं पता था कि आप ऐसा करोगे। आपने हमारा भरोसा तोड़ा है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो आपको अपने पिताजी जितना सम्मान देती थी, पर आपने ऐसा किया। इतना बोलकर पूनम आगे बढ़ जाती है। पूनम बेटी ने भी सब्जी देने से मना कर दिया। 2 दिन से काम पर भी नहीं गया हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। इधर रहीम अपने सारे काम छोड़कर बस अपनी पत्र के बारे में सोच रहा था। न जाने मेरी माँ कैसी होगी, मेरी बीवी सब कैसे संभाल रही होगी। हमारे पास सब पैसे भी खत्म हो गए, मैं क्या करूं अब। तभी मुखिया जी रहीम के पास आते हैं। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। कुछ वक्त लग सकता है, पर तुम्हारा पैसा और पत्र ढूंढ निकालेंगे। इसी तरह 2 दिन बीत गए। डाकिया काका से अब तक कोई भी पहले की तरह बात नहीं करता था, मगर उसने अपने स्वाभिमान और सच्चाई के लिए हार नहीं मानी। डाकिया काका हर रोज काम के लिए निकलते थे। शीला बहन, लाओ, तुम्हें अपने पति को पत्र पहुंचाना होगा ना। लाओ पत्र दो, मैं पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दो। भगवान जाने पत्र पहुंचेगा कि नहीं। बहन, तुमने भी मेरे बारे में ऐसा सोचा? अब तुम किसी गरीब का पैसा मारकर बैठोगे तो क्या करेंगे? डाकिया काका सभी की बातें चुपचाप सुन रहे थे। उनको मालूम था कि उनकी कोई गलती नहीं है, पर शीला की बातें उनके दिल पर लग गई और वह घर वापस आ जाते हैं। मैं क्या करूं? गांव वालों के सामने कैसे सच्चाई लाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो पत्र भेज दिया था, पर पत्र गया कहाँ? कैसे बताऊं सबको कि मैं निर्दोष हूँ? हे भगवान, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। काश आज बिल्लू और गिल्लू गांव में होते तो मेरी मदद जरूर करते। इधर बिल्लू और गिल्लू अपने दोस्त के घर से वापस आते हैं। दोस्त बिल्लू, अपने गांव में आने की थुथी अलग ही होती है ना। यू आर सही बोलिंग। विलेज में आने का मजा ही कुछ और है। दोनों बातें करते करते आ रहे थे, तभी उनकी नज़र डाकिया काका के घर पर पड़ी। अरे ये क्या? डाकिया काका के घर के सामने जो फूल लगा है वह इतना मुरझा गया है। काका इतना बिजी हुईं कि नो वाटर डालिंग। बिल्लू और गिल्लू डाकिया काका के घर के अंदर जाते हैं। डाकिया काका बिल्लू और गिल्लू को देखते ही, हे भगवान, तुमने मेरी विनती सुन ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। क्या प्रॉब्लम होइंग काका? इतना सैड क्यों होइंग? डाकिया काका बिल्लू को सारी बात बताते हैं। बिल्लू बेटा, मैंने तो चिट्ठी समय पर पहुंचा दिया था, पर चिट्ठी आगे नहीं मिली तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरी क्या गलती है? आप नो टेंशन लेंगे मुखिया काका। आई एम आइंग, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। बिल्लू और गिल्लू
गांव में मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? डाकिया काका ऐसा नहीं कर सकते, वो निर्दोष है। ये क्या कह रहे हो बिल्लू? हाँ गिल्लू, आई एम सच बोलिंग। फिर रहीम के माँ का पत्र कहाँ गया? वह किसके पास है? मुखिया जी, मेरी बात ध्यान से लिसनिंग। जब मैं और गिल्लू बाजार जा रहे थे तभी मैंने देखा कि रहीम डाकिया काका के घर से बाहर आ रहा था। ये तो रहीम है, लेकिन डाकिया काका के घर से इतना छुप छुप कर बाहर क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ होइंग। थाई कह रहे हो दोस्त, पता तो लगाना पड़ेगा ना कि क्या माजरा है। बिल्लू और गिल्लू दोनों अपने दोस्त के घर न जाकर रहीम का पीछा करने लगते हैं। रहीम अपने घर की तरफ जाता है और घर पहुंचकर वह चिट्ठी देखता है और वह पैसों को देखकर बोलता है। गांव वाले सोचेंगे कि पैसों की चोरी डाकिया ने की है और डाकिया से मेरे पैसे वापस दिला देंगे। एक ही बार में डबल मुनाफा। मजा आएगा। गिल्लू और बिल्लू यह सब देखकर चकित हो जाते हैं। गिल्लू, यह रहीम तो वेरी लालची निकलिंग। इसे तो गांव में रहने का कोई अधिकार नथिंग। थाई कह रहे हैं बिल्लू। बिल्लू की यह बात सुनकर मुखिया और सभी गांव वाले की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम लोग यह सब बात पहले क्यों नहीं बताए? अरे मुखिया जी, अगर यह बात रहीम को पता चल जाता तो ये आगे क्या करने वाला है तैथे पता चलता। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों उठा कर लाए? देखिए ना मुखिया जी, एक तो मेरी माँ को पैसे न मिलने की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और ऊपर से यह बिल्लू और मेरे को तंग कर रहा है। रहीम, तुम्हारी करतूत सबको पता चल गया है। अब नाटक बंद करो, सब सच सच बता दो। नाटक? कैसा नाटक मुखिया जी? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्लू रहीम को अपने जादू से ऊपर उठा देता है। तब तक डाकिया काका भी वहाँ पर आ जाते हैं। हाँ बताता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पूरे गांव वालों का गुनहगार हूँ। डाकिया काका को गांव वाले इतना प्यार दे रहे थे, यह मेरे से देखा नहीं जा रहा था कि कोई बाहर का दूसरे गांव का आदमी को मेरे गांव वाले इतना प्यार दे रहे हैं। इसलिए मैंने यह सब किया डाकिया काका को इस गांव से निकालने के लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बेटा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता हूँ। सभी लोग हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद डाकिया काका मान जाते हैं और रहीम को गांव वाले गांव से बाहर निकाल देते हैं। बिल्लू बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम नहीं होते तो ये गांव वाले मुझे बहुत ताना मारते और मैं पूरी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता। नो टेंशन लेंगे काका, अपन है ना, नो टेंशन लेंगे।
एवरीवन मजा करेंगे। अरे वाह मजा आ गया आज तो।